नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। हालांकि है तो ये आवाज़ अड्डा, लेकिन इसका नाम ने आज रखा है बाजार का शिखर आसन, क्योंकि योग दिवस के मौके पर बाजार ने जो आज आसन लगाया वो शिखर की तरफ का था, यानी टॉप की तरफ, न्यू हाइस की तरफ गया और सेंसेक्स ने फिर से न्यू हाई लगाया। निफ्टी भी बिल्कुल उसके करीब खड़ा है। टेक्निकली आप कह सकते हैं कि अभी 20 पॉइंट बाकी, लेकिन उसने भी शिखर को छुआ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन पे मार्केट पहुंच गया है और दुनिया के बाज़ारों से अलग। हालांकि अमेरिका के बाज़ार भी बहुत तेज़ी में हैं, लेकिन भारतीय बाज़ारों ने कमाल किया है, क्योंकि एक तरफा रैली नहीं बनी यहाँ की, एक तरफ चलते चलते एकदम से गया। धीरे धीरे इस बाज़ार ने बीच बीच में 10, 20, 50, 100 पॉइंट के करेक्शन लेते हुए यहाँ तक पहुँचा। इस जर्नी को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये फोमो है कि उनको लगता है कि छूट गई गाड़ी, मैं तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, क्योंकि पहले सिर्फ 1-2 सेक्टर चल रहे थे, फिर धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स में गई। तो इस मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए, इस रैली को कैसे समझा जाए? क्या ये रैली वाकई स्ट्रक्चरल है, दमदार है, या ये सिर्फ एक लिक्विडिटी ड्रिवन झोंके में चल गई है? तो थोड़ा सा आशंका रहना चाहिए। बहुत ढूंढने पे भी आपको बाज़ार में बहुत नेगेटिव्स मिलते नहीं हैं आज के ज़माने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, चाहे वो इकॉनमी के आप देखिए, क्रूड का आप देखिए, या जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स आ रहे हैं उनको देखिए, तो वहाँ से संकेत ये मिलते हैं कि ये एक बहुत सस्टेन्ड रैली बनी यहाँ पे। जीडीपी के नंबर ने तो वाकई सरप्राइज ही कर दिया था। लेकिन हमेशा मार्केट ये सिखाता है कि आपको एक समझदारी भरा फैसला हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब बहुत खुश होते हैं या बहुत तेज़ी की बातें करते हैं तो कोई एक पॉइंट आपसे छूट जाता है और वही पॉइंट वो सिरा बनता है जब बाज़ार को नीचे खींच देता है और आपसे गलती हो सकती है। तो क्या ऐसे कोई छुपे हुए रिस्क हो सकते हैं, या ऐसे कोई सामने बिल्कुल इतना बड़ा रिस्क हो गया कि हमको नज़दीक से दिख नहीं रहा है? इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। मुद्दा सिर्फ यही है कि जो टॉप बना रहा है बाज़ार, ये कितना सस्टेनेबल है और क्या इस रैली में अभी भी पार्टिसिपेट करने का समय है। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो AUM कैपिटल के हेड ऑफ द रिसर्च हैं। शरद अवस्थी जी हैं, जो SMFS के HOR हैं, प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप के। शर्मिला जोशी जी हैं हमारे साथ हैं, और मानस हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। हमें लगता है कि सब लोगों ने आज जो है शिखर आसन लगाया था, इसीलिए बाजार ने भी शिखर का एक आसन लगाया। हालांकि इसका किसी ने कहा कि इसका नाम शीर्ष आसन भी रखा जा सकता है, लेकिन वो उल्टा हो जाता। हालांकि उसकी लिटरल मीनिंग अगर आप देखिए तो शीर्ष पे है बाजार, तो हमने कहा नहीं, ये थोड़ा सा आलोचना का पात्र हो जाएगा, तो हम लोगों ने शिखर को, जो शीर्ष आसन था उसको हमने शिखर आसन कर दिया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, टॉप का आसन मार्केट ने लगा दिया यहाँ पे। तो चलिए बातचीत करते हैं कि इस बाजार को कैसे अप्रोच किया जाए और इस रैली पर कितना ट्रस्ट है। राजेश अग्रवाल जी, कैसी लगी आपको ये रैली और क्या दमदार है ये रैली? नमस्कार नीरज जी, शरद, शर्मिला जी और मानस, सबको नमस्कार। दमदार है ये रैली या नहीं, ये तो रैली खुद बता रही है कि कितने तेज़ी से नए शिखर लगाया है आज इसने। हालांकि बहुत कम स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया था, फिर भी एक नई हाई छुआ है सेंसेक्स ने। और निफ्टी की अगर बात की जाए तो बहुत थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे नए हाई बनाने में, और ये सिर्फ एक वक्त की बात है। आज नहीं, कल या कुछ दिन बाद हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये खाली वक्त की बात है, एक महज आंकड़ों का खेल है। लेकिन अगर आप देखें तो इस रैली में योगदान कहाँ से आया? पहले तो फेड ने जो अपने पॉज किए रेट हाइक्स में इतने दिनों के बाद, ये कह कर कि वो कि इतने हाइक्स की जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया है वो देखेंगे, उसके बाद कोई नया निर्णय लेंगे। और हालांकि उन्होंने ये कहा कि 2 हाइक्स इस साल में हो सकती है, लेकिन जो पॉज आया उसने मार्केट को बहुत एक पुश दिया। दूसरे RBI ने भी पॉज किया। अगर आप देखो तो क्वार्टरली नंबर्स के सारे ही ठीक ठाक आए, कमेंट्री सबकी अच्छी आई, मैक्रो नंबर्स तो बहुत ही अच्छे आए, कुछ ने तो पॉजिटिवली सरप्राइज़ किया है, फिर वो चाहे GDP के हो या IIP के हो। इन्फ्लेशन को भी अगर आप देखें तो लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है, बॉन्ड यील्ड्स नीचे की तरफ हैं, रुपया स्टेबल है, FI के लगातार इन्फ्लो बनी हुई है,
और इन सब चीज़ के बीच में अगर आप देखोगे तो विक्स लगातार 12 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि मार्केट को बहुत कंफर्ट दे रहा है। और सबसे बड़ी आइसिंग भारत के लिए खास करके वो है कि ब्रेंट $72 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बावजूद इसके कि ओपेक ने ये इंडिकेशन दिया कि वो प्रोडक्शन कट करेंगे, उसके बावजूद $72 के आसपास का ट्रेड कर रहा है, जो भारत जैसे इंपोर्ट प्रधान देश के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल सारी फैक्टर्स पॉजिटिव भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। एक दो दिक्कतें हैं, जैसे कि एल नीनो कंफर्म हो चुका है, दूसरे अगर आप देखो तो मॉनसून डिले चल रहा है। ये एक आध चिंताएं को अगर छोड़ दी जाए और कोई मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया रखता हो तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई घबराने की बात है। हालांकि इतनी बड़ी रैली के बाद हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज़ आए या कोई प्रॉफिट बुकिंग आए, बट मध्यम से लंबी अवधि में हम बुलिश हैं। मध्यम से लंबी अवधि में बुलिश। शिमला जी, आप भी बुलिश हैं मध्यम से लंबी, छोटी, किसी भी प्रकार की अवधि में? शर्मिला मैम, आपसे पूछा मैंने। I'm sorry, what was the question? जी, मैं कह रहा हूँ कि आप भी लंबी, छोटी, मध्यम अवधि में बुलिश हैं या आपको थोड़ा डर लग रहा है? नहीं, आई थिंक आई कम्प्लीटली अग्री जो राजेश जी ने कहा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट रहा है पिछले 1-1.5 साल, हम देखेंगे कि 18,000 के लेवल के इर्द गिर्द ही हम है, 18 और 19,000 के इर्द गिर्द ही हम है। और जब पहली बार मार्केट 18,000 प्लस के लेवल पे गया था, तब वो बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा था, क्योंकि अर्निंग्स जिस तरह की थी और हम एक कोविड के पीरियड से निकल रहे थे, तो तब एक्चुअली एक्सूबरेंस लग रहा था मार्केट में। लेकिन आज की तारीख में अगर मुझे आप पूछेंगे तो जो दो बड़े सेक्टर्स माने जाएंगे जो कंट्रीब्यूटर्स है, एक है बैंकिंग और फाइनेंशियल और दूसरा है आईटी। इन दोनों का अगर आप प्रदर्शन देखेंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो इतना मिला जुला सा रहा है कि मेरे हिसाब से तो कोई एक्सूबरेंस नहीं है, क्योंकि आईटी एक आपका बड़ा सेक्टर है, एक्सपोर्ट फेसिंग है, उसको जिस तरह से दिक्कतें आई है because of everything that's happened in the US. So I think in fact मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सूबरेंस नहीं है, और ये हमेशा एक अच्छी चीज रहती है अगर आपको लगता है कि ये रैली सस्टेन होगी। और हमें वो समय मिला है ये पिछले 1-1.5 सालों में फॉर वैल्यूएशंस टू सॉर्ट ऑफ करेक्ट, और अब मार्केट एक्सपेंसिव नहीं लग रहा, तो वो आई थिंक एक दूसरी बहुत पॉजिटिव चीज है। एंड वेरी ऑनेस्टली नीरज जी, अगर मैं कहूँ ना आपको, तो पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं ऐसे एक दिन का इंतजार कर रही हूँ जब दोनों बैंकिंग और आईटी दोनों के लिए पॉजिटिव डेटा रहे और दोनों चले, तो आई थिंक हम इजीली नया हाई बना लेते थे। अभी तक वो सिर्फ इसलिए नहीं बना है क्योंकि ऑन एनी गिवन डे वन और द अदर सेक्टर हैज डिसअपॉइंटेड। तो मेरे हिसाब से बोथ फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एंड अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट को लेकर मैं काफी पॉजिटिव हूँ। बट यही तो शर्मिला जी मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि बैंक चला नहीं, आईटी चला नहीं, जो जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है, उसके बावजूद मार्केट नया हाई बना रही थी। आ कौन सी रही तेजी, कहां से कौन बना रहा है तेजी ये? शर्मिला जी, अच्छा, मुझे लगता है शायद ऑडियो की दिक्कत है। शरद जी के पास आता हूँ मैं। ये रैली मुझे एक्सप्लेन करिए। इसमें देखिए बैंक चले नहीं बहुत, HDFC ट्विंस की हम लोग बात करते हैं, वो बेचारे नहीं चले, रिलायंस में भी कोई खास दम नहीं दिखा कि इस जबरदस्त रैली बनी। अभी भी अगर आप उनको पिछले हाई से कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। आईटी तो बिल्कुल अंडर परफॉर्मर ही है। तो ये रैली बनी कैसे, ये मुझे एक्सप्लेन करिए। बहुत सारे पॉकेट्स है नीरज जी। ओएमसीज को देख लीजिए, वहां पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है। हाँ। और बेसिकली इस पूरी रैली में अगर आप एक चीज देखें, खास बात यही है कि पीरियोडिकली अलग अलग सेक्टर्स चले हैं। आईटी पिछले 1-1.5 साल में बिल्कुल नहीं चला, उसके पहले आईटी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। पिछले कुछ समय में रियल एस्टेट स्टॉक्स में, एफएमसीजी स्टॉक्स में काफी मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है आप अगर गोदरेज वगैरह देखें, ये नीचे से 30-35% बढ़ गए, रियल एस्टेट स्टॉक सारे बढ़ गए। बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी अच्छी रैली आई। एसबीआई लास्ट 1-1.5 महीने 2 महीने में लगभग सुस्त रहा, 750 750 के बाद एक बार नीचे आया 600 के बाद। तो मुझे लगता है पॉकेट्स में मूव हो रहा है। फार्मा में बहुत अच्छी रिकवरी आई है, वो एक पॉजिटिव पॉकेट है।
तो डॉक्टर रेड्डीज हो गया, डीवीज हो गया, ये 2 स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी आई है इंडेक्स कंपोनेंट्स में। और फिर आपके टाटा कंज्यूमर जैसी स्टोरीज हैं, टाइटन जैसी स्टोरीज हैं, वहां स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है नीचे से। तो मिली जुली है, और रिलायंस बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है तो बहुत ज्यादा गिरा भी नहीं है। आप अगर न्यूट्रल लेवल से देखें तो जितना गिरा था लगभग उतना रिकवर करके वहीं पे आ गया है। तो पार्टिसिपेशन अक्रॉस बोर्ड है, बीच में अडानी वाला फ्लिप फ्लॉप आया, बट अलग अलग चीजें हो रही हैं। कुछ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऑन बैलेंस मुझे लगता है अक्रॉस मार्केट अगर आप देखें, स्मॉल कैप मिड कैप भी देखें, लार्ज कैप्स में भी अक्रॉस सेक्टर्स पार्टिसिपेशन मिली है। जहां जहां वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई थी वहां वहां बीटिंग भी हुई है, बट अदरवाइज एक ब्रॉड बेस्ड रैली देखने मिली है। ब्रॉड बेस्ड एक रैली, अच्छा, इसीलिए इसको माना जाना चाहिए कि एक सस्टेन्ड रैली है शरद जी, क्योंकि इसमें जैसे डर लगता है कि ये वाला बहुत चल गया है, ये भी चल गया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कोई ऐसा कोई सेक्टर, जैसे आप कह सकते हैं कि एफएमसीजी द बिगेस्ट गेनर है, 16% रैली है उसमें, हाई टू हाई। लास्ट हाई अगर आप 1 दिसंबर 2022 से लें तो वहां से अब तक सबसे बढ़िया प्रदर्शन एफएमसीजी ने दिखाया, फिर रियल एस्टेट ने दिखाया। तो एफएमसीजी तो, लेकिन बहुत ही स्लो मूवर होता है एफएमसीजी, धीरे 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 वो चलता है, तो उससे डर नहीं लगता कभी कि एकदम से बहुत बड़ी गिरावट किसी एचयूएल या आईटीसी में आ जाएगी। तो क्या ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि बहुत स्प्रेड रैली है ये? जी बिल्कुल, लास्ट 1-1.5 साल में तो हमने जिस तरीके से इस रैली को इमानेट होते देखा है वो काफी पॉजिटिव है। कोई वर्टिकल मूवमेंट आपको किसी सेक्टर में मिला नहीं, और ओकेजनली किसी भी सेक्टर में अगर नेगेटिव न्यूज आई तो वो तुरंत उस पर इम्पैक्ट कर गया। तो मुझे लगता है ये काफी बढ़िया डेवलपमेंट रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो मुझे नजर नहीं आ रहा। और जो स्मॉल कैप मिड कैप वाली पार्टिसिपेशन है वो एक एडेड चेरी ऑन टॉप है। मुझे लगता है वो जो डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है जहां पूरा बाजार बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव। मैं एक बार फिर से राजेश जी, मिड कैप ने पिछले 7 दिनों से डेली एक हाई बनाया है ना? तो बहुत लोग कहते हैं कि जब मिड कैप और स्मॉल कैप में इस तरीके की रैली शुरू हो जाए तो थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि कई ऐसे स्टॉक जिनके कोई फंडामेंटल्स ही नहीं है वो दुगने तिगने हो गए हैं। लेकिन पहले की बात जुदा थी, इस वक्त सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है बहुत सचेत है। कई तरीके के नए मेजर्स आए हैं, पहले एएसएम आया, बीएसएम आया, बीएसएम में स्टेज 2 आ गया। तो मेरे ख्याल से जो पहले की दिक्कतें थी, पुराने ज़माने में हुआ करता था कुछ भी हो गया, अब वैसा नहीं हो रहा है। ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीक़ा से आदमी को एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए, सावधानी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी पहले की तरह जो दिक्कतें थी वो नहीं है। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक जिसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, तो वहाँ पर भी बढ़त हो रही है। निवेशकों को यही कहना चाहूँगा कि कोई स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो सिर्फ उसके पीछे ना भागें, बल्कि उनके परफॉर्मेंस, बिजनेस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, आगे सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे, वो देखने के बाद ही पैसा डालें तो बेहतर होगा। वो डालें तो बेहतर होगा। मानस जी, आज आप टेक्नो फंडा के रोल में हैं, तो मुझे तो पहले ये जो आप लोग चार्ट पे पैटर्न पढ़ते हैं ना, ये इस रैली के संदर्भ में जो अगर एक लॉन्ग टर्म चार्ट, वैसे मैं जो चार्ट तो देख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म एवरेजेस ज़रूर देखता हूँ कि बड़े लंबे समय में 5 साल, 10 साल, 8 साल, 3 साल में मार्केट का बिहेवियर कैसा होने वाला है। तो आप मुझे समझाइए कि ये जो इस वक्त चार्ट आपका बता रहा है वो क्या एवरेजेस बता रहा है, और क्या वो कोई संकेत दे रहा है यहाँ से? नमस्कार नीरज जी, देखिए कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है जहां हमें सावधान होना चाहिए। सावधान मार्केट में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन कोई वार्निंग सिग्नल अभी तक नहीं मिल रहा है। और कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है। पिछले 3 मंथ में जिस तरह की रैली हमने देखी है 17,200 से आई थिंक 18,800 तक, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक हो, या आईटी स्टॉक्स हो, कहीं पर भी हमको परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। उसके बाद भी हमने एक बहुत ही स्मार्ट रैली देखी है। मिड कैप में देखिए, स्मॉल कैप में देखिए, तो एक्चुअली देखिए तो वो एक्चुअली ज्यादा एंजॉय किया है मिड कैप और स्मॉल कैप ने इस पूरी रैली में। कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब ये स्टॉक जो लार्ज कैप स्टॉक्स है यहाँ पर परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये सब स्टॉक अगर परफॉर्म करते हैं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट आता है, जिसका हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं,
तो शायद रिलायंस पे तो आपको 10-15% का आपको फौरन देखने को मिल जाएगा। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ गए हैं। दोनों स्टॉक करेक्ट हुए हैं, 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गए हैं। वहां पे हमें पिछले 3-4 दिनों में कुछ बॉटम फॉर्मेशन के साइन देखने को मिले हैं। तो ये लार्ज कैप स्टॉक अगर चलने लगेंगे तो फिर आप समझिए कि यहाँ से शायद हमें 21,000 तक बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टेक्निकली भी बात करें तो जो ब्रेकआउट हमें 18,900 के ऊपर देखने को मिलेगा, उसकी टेक्निकल टारगेट 21,200 के आते हैं। तो 2,000 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक आईटी ने परफॉर्म नहीं किया है, प्राइवेट बैंकिंग ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मेरा समझना यह है कि अब जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और जो नेक्स्ट लेग देखने को मिलेगा रैली में, वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी स्टॉक्स जो इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वो परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और बैंकिंग में प्राइवेट बैंकिंग डेफिनेटली परफॉर्म करते हुए दिखेगा। और डेफिनेटली मेरा बेट इस टाइम पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे होगा। ये दोनों स्टॉक चार्ट पे काफी बेहतरीन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लग रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो मानस साहब ये कह रहे हैं कि जब ये 21,000 वाली रैली शुरू होगी तो इसकी लीडरशिप रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी ट्विंस, बजाज ट्विंस, इन सब के ऊपर होगी। इन लोगों ने तो अभी समर्थन किया ही नहीं बाजार का। अभी तो हमारे दूसरे दोस्तों ने बाजार को यहां तक ले आए। मानस जी जी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये सब स्टॉक्स ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। अभी देखिए, अगर आप पिछली पूरी रैली देखिए तो एफएमसीजी ने परफॉर्म किया है, कंज्यूमर स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, मेटल में हमने रिकवरी देखी है, हेल्थ स्टॉक्स या फार्मा स्टॉक्स की बात कर लीजिए, वहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, ऑटो स्टॉक्स में परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ऐसा हो सकता है कि ये सारे सेक्टर एक साइडवेज जोन में चले जाएं और जो लार्ज कैप स्टॉक्स की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे या लार्ज कैप एनबीएफसी स्टॉक्स हैं, स्पेशली बजाज फिनसर्व की मैं बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो जब वहां पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी तो जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले निफ्टी ने 3 महीने में दिखाया है, शायद स्पीड उससे ज्यादा तेज होगी। तो यहाँ से 21,000 आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप पिछले 2,000 पॉइंट देखिए तो 17,000 से 19,000 आने में पूरे 4 मंथ का समय लगा है। लेकिन अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तब शायद आपको उस आगे के 2,000 पॉइंट में 1.5 से 2 मंथ का ही समय लगेगा। तो वो जो रैली होगी ब्रेकआउट के बाद वो काफी शार्प होनी चाहिए। यही तो चिंता है मानस। जब S&P 500 यूएस वाला, उसने 4200 को पार करने में बड़ा समय लगाया। आप तो रोज देखते रहोगे, बहुत उसने मतलब लोगों को बहुत परेशान किया। जैसे उसने 4200 एक बार ढंग से पार किया, उसके बाद तो 4450 वैसे 2-4 दिनों में पहुंच गया। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक बार वो हाई को उसने जैसे ही क्रॉस किया 19,000, तो फिर तो 200-300 पॉइंट की रैली बड़े आराम से आप जल्दी जल्दी देखेंगे। और ये ऐसा एवरेजेस दिखाते हैं, तमाम चार्ट करते हैं। शर्मिला जी, आपको आईटी सेक्टर अच्छा नहीं लगता क्या? Nothing like that. मुझे लगता है कि ये बहुत क्लियर था पिछले साल से कि जिस तरह का बयान आ रहा था यूएस से, और अगर आपको याद होगा तो पिछले साल शायद अगस्त सितंबर से यही चर्चा चालू हुई थी कि दिसंबर तक हमें समझ आएगा कि हार्ड लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग है। देन दैट पिक्चर गॉट पोस्टपोन्ड और फिर ये हुआ कि शायद मई तक समझ आएगा। और आखिरकार आई थिंक अब ये पहली बार फेड की मीटिंग हुई है जहां पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स पॉज किए हैं। सो परहैप्स, लेकिन उनकी मैं हमेशा यूएस कमेंट्री आप ही से सुनती हूँ सुबह, तो आपको वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फेड की कमेंट्री जिस तरह की थी उसे ये मुझे लगता है कि हम कह नहीं सकते कि यहाँ पर चीजें रुक जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल है कि जो प्रेशर है आईटी स्टॉक्स पर कि उनके जो ऑर्डर्स है, जो बड़े ऑर्डर्स उनके जो जिन कंपनियों से आने थे वो या तो रुक गए या तो डिले हो गए, और ये काफी मैनेजमेंट्स ने कहा है। सो आई थिंक इट इज ओनली नेचुरल कि ऐसे सिनेरियो में ये सेक्टर एक बैक सीट लेगा और बीच में रैलीज भी आएगी। जैसे हमने दिसंबर में एक रैली जरूर देखी थी, दिसंबर जनवरी पीरियड में फिर से हम एक थोड़ा सा करेक्शन देख रहे हैं, तो इस तरह की चीजें होती रहेगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो ये साल का सेकंड हाफ है, यानी वी आर ऑलरेडी इन द सेकंड हाफ, टेक्निकली जून चालू हो गया है, आधा खत्म हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये सेकंड हाफ शायद थोड़ी क्लैरिटी लाएगा और फिर वहां से एक बाइंग की हम किस तरह एक बाइंग का रिकमेंडेशन दे सकेंगे। लेकिन इट्स टू अर्ली आई थिंक। मेरे हिसाब से वो पहले साइंस आना जरूरी है। शायद ये क्वार्टर की अर्निंग्स में अगर कमेंट्री में इस तरह की बातें करते जो दिग्गज आईटी कंपनीज है कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग फॉर देम,
तो मेरे हिसाब से हम बाई की राय बना सकते हैं, बट आई थिंक इट विल बी परहैप्स अनदर 2-3 मंथ्स अवे, एक आध क्वार्टर और शायद रुकना पड़े। तो आई एम नॉट नेगेटिव ऑन आईटी, बिकॉज मुझे लगता है कि एक जिस तरह की वो सर्विसेज ऑफर करते हैं और जिस तरह से दुनिया अभी पॉइज्ड है, जिस तरह के प्रेशर्स है, उनमें आईटी सॉल्यूशंस एक ज्यादा कंपनीज एक्सेप्ट करेंगी और उनमें इंडियन आईटी का एक अहम रोल रहेगा। बट फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव एंड अ कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव शायद आपको एक आध क्वार्टर और रुकना पड़े। सो आई एम न्यूट्रल बट नॉट नेगेटिव। न्यूट्रल बट नॉट नेगेटिव। शरद अवस्थी, आप आईटी सेक्टर को डिसलाइक करते हैं? नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, बल्कि इन वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि ज्यादातर रिस्क फैक्टर्ड इन है और अगले 6 महीनों में जो हद से ज्यादा डर है यूएस के रिसेशन का, वो ग्रेजुअली कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि लार्जली एक टेक्निकल रिसेशन है और 6-8 महीनों में जैसे रीबेसिंग का इफेक्ट होता है तो वापस एक नेगेटिव बेस पे वहां से जीडीपी ग्रोथ भी पॉजिटिव दिखने लगेगी। अनलेस और अनटिल आप ये मानते हैं कि ये रिसेशन प्रोलॉन्ग रह सकता है, जो मुझे डाउट है, क्योंकि वैसे भी वो नेसेंट ग्रोथ है 1-2% वहां के इकोनॉमीज में, यूएस में, यूरोप में। अनलेस और अनटिल रशिया यूक्रेन टेंशन कुछ अलग लेवल पे ब्लो आउट कर जाता है या चाइना के संग टेंशन कुछ अलग लेवल पे ब्लो आउट कर जाती है, या कि लास्ट वीक में जो कमेंट्री आई है चाइना और यूएस की तरफ से वो काफी अच्छी है, तो लग तो नहीं रहा कि यूएस कोई कन्फ्रंटेशन के मूड में है चाइना के संग। और रशिया यूक्रेन वाला चैलेंज है वो कैसे प्लेस आउट होता है, बट मेरे हिसाब से जो उसके लिए लॉजिस्टिकल एडजस्टमेंट्स होनी थी ग्लोबली वो ऑलरेडी हो गई हैं। चिप्स में जो शिफ्टिंग होनी थी वो भी हो गई है और ग्रेजुअली जैसे जैसे ये रिसेशन का डर थोड़ा सा कम होता है, अगर हम इतनी दूर बैठ के यूएस के रिसेशन से इतना घबरा रहे हैं तो ऑन द ग्राउंड वहां की कंपनीज का थोड़ा नर्वस होना बिल्कुल लाजमी है। बट मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीनों में ये भी काफी हद तक प्ले आउट कर जाएगा। जैसे एक टाइम पे हम लोग रेजिग्नेशंस को लेके बहुत वरीड थे, वो कम हो गया है। अभी मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीनों में यूएस रिसेशन का भी ये जो डर वाला माहौल है ये काफी हद तक कम हो जाएगा और जैसे जैसे ये कम होता है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखनी चाहिए। ज्यादातर स्टॉक्स में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी स्ट्रॉन्ग री रेटिंग फॉरवर्ड नंबर्स में 1 साल फॉरवर्ड, 2 साल फॉरवर्ड में आपको देखने मिलना चाहिए। कंसल्टिंग पे जिस टाइप का फोकस ये लोग कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव होना चाहिए। 5G के जैसे जैसे यूजर केसेस डेवलप होते हैं, मेटावर्स होता है, ये सब पॉजिटिव होना चाहिए। ज्यादातर आईटी कंपनीज आप अगर देखें तो पिछले 10-12 साल में हमेशा हम एक लैग के साथ इंटरनेशनल पीयर्स को कैचअप करते थे, बट आज के दिन इंडिया की ज्यादातर आईटी कंपनीज को अगर आप देखें तो ज्यादातर खर्च वो उनके साथ या उसी स्केल पे कर रहे हैं, उनके साथ साथ उसी टाइम पे। तो मुझे लगता है जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज पहले उनको मिलता था वहां भी इंडिया कम्पीट करेगा। तो ऑन बैलेंस मुझे लगता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक बड़ा विंग होना चाहिए, प्लस आपका 5G की वजह से जो नए यूजर केसेस, मेटावर्स, इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं वो काफी बड़ी होनी चाहिए। एसएमई सेगमेंट इंडिया में काफी बड़ा होना चाहिए, एडॉप्शन काफी स्ट्रांग होनी चाहिए आने वाले समय में। तो आईटी पे मेरा व्यू तो काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है ज्यादातर स्टॉक्स में आपकी उम्मीद करके चल सकते हैं कि सिर्फ मल्टीपल री रेटिंग यहाँ से उनको लगभग 15-20% की अपसाइड तो प्रोवाइड कर ही देंगी, उसके बियॉन्ड जो अर्निंग्स ग्रोथ में रेटिंग आती है। तो शरद ये बताइए कि वारेन बुफे बाबा कहते हैं कि जिस सेक्टर को लोग इग्नोर करें, जिससे फियरफुल हो, उसमें खरीदारी कर लेनी चाहिए। फिर जो नए ज़माने के मार्केट एक्सपर्ट हैं वो लोग कहते हैं कि मार्केट आगे 6 महीने देख के चलता है, तो यहाँ से अगर 2 क्वार्टर आगे देख के मार्केट चल रहा है तो फिर आईटी खरीद लेना चाहिए। बिल्कुल खरीदना चाहिए, बट मार्केट इम्परफेक्ट है ना, हमेशा परफेक्ट तो नहीं होता है। तो कभी हम थोड़ा एडवांस में जो चीजें सोचते हैं वो नहीं होती, हम एग्जैगरेट कर देते हैं अपसाइड में और डाउन साइड में हम थोड़ा ज्यादा डर जाते हैं, तो दोनों चीजें बाजार करता है। ओके, तो ये है। अच्छा राजेश जी, अच्छी बातें हो रही, लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि ये मानसून को लेकर के बहुत लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एल नीनो है, कंफर्म हो ही गया है, अब हम लोग बिल्कुल जुलाई के वर्ष पे खड़े हैं। और अब दिलचस्प बात है कि मुंबई में बारिश नहीं हुई, सब बहुत चिंता हो रही मुझे, बहुत गर्मी है यहाँ पे, बारिश हो ही नहीं रही। तो क्या हमें मानसून से बाजार को डरना चाहिए, या इतना बड़ा ये प्ले है मानसून कि इससे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी? रूरल में अभी शुरू ही हुई है पिकअप, रिकवरी देखना, और एकदम से सब गड़बड़ा जाए। क्या मानसून इतना बड़ा प्ले है मार्केट के लिए? देखिए, मॉनसून प्ले मार्केट के लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है, क्योंकि अगर लेट होता है तो खरीफ क्रॉप जो है वो डिले हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, तो वहाँ दिक्कत आती है। रूरल इकोनॉमी में प्रॉब्लम रहती है, खाने की वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन
की एक दिक्कत रहती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त हम इन्फ्लेशन के उस दौर में बैठे हैं जो कि कई महीनों के नीचे के लेवल्स पे है। तो सेंटिमेंटली ये ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है रेदर देन कि एक्चुअली में क्या होगा। और कई बार ऐसा होता है कि मॉनसून थोड़ा डिले आता है। और जहाँ तक गर्मी की बात है तो गर्मी तो कलकत्ता में ऐसी गिर रही है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। 50-52 की फील दे रही है ह्यूमिडिटी के फैक्टर के कारण से। तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। अरे राजेश बारिश जी, मेरे ख्याल से थोड़ी मुंबई देर में ना आ ही जाएगी, क्योंकि जैसे शर्मिला जी मुंबई में रहती है, मैं भी यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा गर्मी पहले कभी नहीं लगी। इस बार सच में बहुत गर्मी, पता नहीं क्या हो रहा है, जबकि टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं कि बहुत शूट अप हो गया, लेकिन गर्मी बहुत है मुंबई में इस बार। तो वो एक थोड़ी चिंता है कि गर्मी कम होनी चाहिए इसकी। जी कंटिन्यू करें सर। एक्चुअली वही मैं बोलना चाह रहा था कि कलकत्ता में भी वही हाल है कि ऐसी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी टाइप्स। तो वही है, गर्मी हर जगह पड़ रही है। कई कारण हैं इसके, ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए या पेड़ को कटना कह लीजिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन कह लीजिए, कई चीज़ें हैं। तो गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। बारिश मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिले है, लेकिन आसार ऐसे हैं कि ठीक ठाक हो जाएगी। और ये जो लेट मॉनसून का एक सेंटिमेंटल फैक्टर बाज़ार में पड़ता है वो अपनी जगह बना हुआ है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उसे बहुत बड़ा कोई फैक्टर बनने वाला है। मानस जी, क्या चार्ट में ऐसे कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिससे पानी बरसने का भी उसमें पता लगे? नहीं, मैं आजकल एआई लगाए कुछ भी किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ फिट करिए इसमें कि मॉनसून के भी उसमें कैंडल वैंडल बनना शुरू हो जाए कि देखो ये हरा बन रहा है लेकिन इसके बगल में एक बात पानी वाला भी कैंडल है। ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या चार्ट पे? देखिए, पानी वाला कैंडल अगर हम देखें तो वो बहुत पॉजिटिव है। हाँ। क्योंकि हर जिससे भी बात कर रहे हैं वो उसका कहना यही है कि ये इस बात का डर है कि मानसून आएगा या नहीं आएगा, और अगर खराब हुआ तो मार्केट का क्या होगा। अगर देखिए डर होता नीरज जी, तो इतनी बड़ी रैली हम पिछले जो 3 मंथ में हमने देखी वो नहीं देखी होती। अब अगर आप इसको बस इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए कि अगर सरप्राइज कर दिया बारिश ने और बारिश अच्छी हो गई, तब आप सोचिए कितना बड़ा रैली आएगा। उसी में मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो हम लोगों ने रैली पिछले 3 मंथ में देखी है, एक तरह से बुल के लिए एक वार्म अप सेशन था। कंट्रोल के बाहर तो तब होगा जब निफ्टी 19,000 के ऊपर जाएगा, और उसके बाद जो 2000 पॉइंट की रैली आएगी उसमें आपको बहुत सारे सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलेंगे, और शायद बारिश भी उन्हीं में से एक होगा। आई एग्री, ये तो है। अच्छा, मॉनसून के बारे में लोग कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं आप लोगों को कि ये जो एल नीनो है ना, इसका इम्पैक्ट शायद अगस्त सितंबर के आसपास फुल फ्लेजेड इंडिया में दिखेगा। तो जो धान की खेती होती है ना नॉर्थ में, वो जुलाई अगस्त के आसपास होती है। तो हो सकता है कि थोड़ा राइस वाले में हो, क्योंकि मैंने आज एक खबर पढ़ी कि जो बहुत सारी स्टेपल फूड वाली कंपनी है, अपने डीलर से करेंगे आप थोड़ा 30-40 दिन का स्टॉक करके रखो, जिससे कि ट्रैवल में दिक्कत ना हो और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ होगा। तब तक 50-60% हिंदुस्तान में बारिश का मौसम निकल चुका होता है, यानी साउथ में, वेस्ट में, इन सब में। केवल नॉर्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जैसे मानस कह रहे हैं कि अचानक से हो सकता है कि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए। आई वेलकम, कि मज़ा आ जाए, एक बार हो जानी चाहिए ऐसी कि बारिश हो। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ शायद आपसे भी, और उसके बाद से हम लोग जाएंगे। 2 घटनाएं अभी हाल फिलहाल मार्केट में ऐसी हुई हैं, मतलब इकोनॉमी में हुई है। एक आपने देखा होगा कि कल खबर आई कि माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज के चिप प्रोजेक्ट को भारत में अप्रूवल दे दिया गया। $1.6 बिलियन का है, जिसमें 11,000 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी उनको। सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी, 50% सब्सिडी देंगे वो। आप आज से साल भर पहले भी शायद हमको लगता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भारत में कभी चिप बनेगी। इतनी फाइन टेक्नोलॉजी की चीज़ें कभी सोचते नहीं थे लोग, और अब वो यहाँ पे हो रही हैं। और एक नहीं, कई सारे प्रोजेक्ट लगने की तैयारी पे, वेदांता के 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इकोनॉमी का, जो मैंने आज कहा था मार्केट बहुत आगे देख के चलता था, ये सब उसने देख लिया है कि भाई ये तो अगले 1-2-3 साल में बहुत बड़ा प्ले यहाँ पे होने वाला है, इसलिए बेस अभी से बना के रखो। क्या ये हो रहा वाकई में? या जैसे कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि चलिए आप यहाँ बने, उससे बीसीओ इंडस्ट्री, मानस जी के इलाके में तो कॉरिडोर बनने, वहाँ कई सारी कंपनियां इसका फायदा उठाएंगी। क्या ये एक बड़ा प्ले है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं? या इग्नोर मतलब मार्केट वाले तो समझ रहे हैं, बिग पिक्चर में लोग मिस कर देते कि अच्छा ये तो ध्यान ही नहीं दिया हमने। नहीं, देखिए ये बिल्कुल बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे याद है मैं 10-15 साल पहले जब चिप्स की बहुत इंप्रूवमेंट की बात थी कि चिप्स दुनिया में बदल देंगी और चिप्स की रिक्वायरमेंट हर इलेक्ट्रॉनिक में रहेगी,
तो मैंने बहुत खोजा तो इंडिया में कोई चिप प्रोसेसिंग वाली कंपनी मिली नहीं, सिर्फ एक कंपनी मिली थी शायद मॉसचिप सेमीकंडक्टर करके, और कोई कंपनी करेक्ट करेक्ट। तो आज के दिन अगर आप यहाँ पे बनाने की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज एक फैब प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की बात कर रहे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो मुझे लगता है जो जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस है वो भी एक रोल प्ले करता है। बट सरकार की जो नीतियां हैं वो इतनी स्पष्ट हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये चिप वाले बिजनेस कोर्सेज को यहाँ ओपन किया है वो काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है सेम चीज डिफेंस में भी, आज से 5-7 साल पहले जब ये ऑफसेट क्लॉज की बात होनी चालू हुई थी, तब जो डिफेंस में डोमेस्टिक यूज का बात हो रहा था, तब हम लोग को लगता नहीं था या हम लोग उम्मीद भी नहीं कर पाते थे कि एक्सपोर्ट होगा इंडिया से कोई डिफेंस, ज्यादातर इंपोर्ट ही होता था। तो ये काफी काबिल तारीफ डेवलपमेंट्स है, और लोकल कंपनीज ने, गवर्नमेंट ने मिलकर जिस तरीके से इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया है, जिस तरीके से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग या ड्रोन्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेके काम चल रहा है, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, मुझे लगता है काफी बड़ी डेवलपमेंट है। डिफेंस स्टॉक्स में ऑलरेडी हम उस टाइप का रनअप देख रहे हैं। चिप्स के केस में आपके पास कोई डायरेक्ट ऐसा बेनिफिशियरी नहीं है, बट मुझे लगता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और जैसे जैसे ईवी का एडवेंट बढ़ता है, ग्रेजुअली हम अगर सेल्फ ड्राइव व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं जो ईवी के संग और आसान होना चाहिए, तो चिप्स की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। बाकी कंपोनेंट्स में भी चिप्स का रिक्वायरमेंट बढ़ना चाहिए। आईओटी, 5G, अगर आप जितना ऑटोमेट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को या मैन्युफैक्चरिंग को, मुझे लगता है ये रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ेगी। और एक चाइना से शिफ्ट वाली भी एंगल है, तो दोनों चीज मिला के मुझे लगता है डिफेंस तो बहुत बड़ा प्ले है ही है अगले 3-4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए। चिप वाले से इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी आपको मिलेंगे, डायरेक्ट बेनिफिशियरी खोज पाना तो थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, वहां से इंडिया एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा नाम हो सकता है। ज्यादातर लोग पीसीबी वगैरह बनाने के भी ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत काम हो रहा है, और टेस्ला वाले इलॉन मस्क जी भारत आने के इच्छुक हैं, अगले साल आना भी चाहते हैं, उन्होंने ऐसी इच्छा भी अपनी जाहिर की। तो अगर वो होता तो बहुत सारी जगहों पे मानस, क्या कैपिटल गुड या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्टर ओवरबॉट में है क्या? आप जितने भी स्टॉक इस सेगमेंट में देखते हैं वो सब बहुत भागे हुए हैं। देखिए, डेफिनेटली वहां पर रैली देखने को मिली है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स है या कंज्यूमर स्टॉक्स है, लेकिन ओवरबॉट है ये कहना थोड़ा जल्दी है। मेरा समझना ये है कि वहां पर अभी भी आपको और रैली देखने को मिलेगी। आप चाहे इस क्षेत्र में सीमेंस की बात कर लीजिए, एलएनटी की बात कर लीजिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ अभी बहुत ज्यादा लगती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स की बात कर लीजिए, हेवल्स की बात कर लीजिए, कॉम्पटन में तो अभी तक रैली देखने को नहीं मिली। हेवल्स ने बहुत ही स्मार्ट रैली दिखाई है, लेकिन वहां पर भी बहुत पोटेंशियल दिखता है। तो मेरा समझना है कि कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो आपको वहां पर खरीदारी करके ही चलना है। अच्छा राजेश जी, एक सवाल का जवाब मुझे और चाहिए आप लोगों से। ये अभी पिछले कुछ दिनों हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी, कुछ जगहों पे प्रमोटर्स ओएफएस कर करके माल बेच रहे हैं, है ना। उसमें सोना कोई के प्रमोटर ने भी अपना माल बेच दिया, एचडीएफसी एएमसी से लोग निकले, श्रीराम फाइनेंस ने, हालांकि हाथों हाथ बाइंग भी हो रही। ये क्या ट्रेंड है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, कई कारण हो सकते हैं इसके। कई बार क्या है, जो विदेश में विदेशी निवेशक उसमें बेच रहे हैं, उनके अपने कोई मैंडेट हो सकते हैं जो कई देशों से वो निकल रहे होते हैं, या कुछ और मैंडेट के कारण से निकल रहे होते हैं। कुछ प्रमोटर्स की जो ओएफएस आ रही है या क्यूआईपी आ रही है, वो इस कारण से भी आ रही है कि कई जगह उन्हें शेयर होल्डिंग को अपने सेबी के रेगुलेशन के अनुसार करना है, या किन्हीं कारणों से पैसे उठाने हैं। तो ये अलग अलग कारण हैं। हाँ, ये इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि कई प्रमोटर को ऐसा लग रहा हो कि उनके वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है और वो उस टाइम पे बेच रहे हो, बट ऐसे बहुत कम इंस्टेंस होते हैं, अनलेस एंड अनटिल के फंडामेंटल्स ही खराब। शर्मिला जी, आप इसमें कुछ ऐड करेंगी? ये क्या ट्रेंड है, प्रमोटर भी बेच रहे हैं कुछ? मुझे आई मीन जस्ट टू एक्सटेंड ऑन दैट पॉइंट, मुझे वही लगता है कि अगर आपको कोई भी चीज के लिए फंड्स की जरूरत हो, वेदर इट इज एट अ कंपनी लेवल या प्राइवेट लेवल, जो कुछ है, तो मेरे हिसाब से ये माहौल अच्छा है आपके लिए कि आप आपके लिए एक बायर आप ढूंढ सकते हैं। और मेरे हिसाब से जिस तरह अलग अलग वजह रही है लोगों के शेयर्स बेचने की, और मुझे लगता है कि द रिवर्स इज एक्चुअली मोर फेवरेबल फ्रॉम अ कंपनी लाइक अ प्राइस पॉइंट पर्सपेक्टिव। जब हम देखते हैं कि बायबैक होता है, जब प्राइसेस गिरी हुई रहती है, और फिर वो एक कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि हाँ हमारे स्टॉक की प्राइस यहाँ से ऊपर होनी चाहिए। बट एट अ हायर लेवल अगर थोड़ा,
थोड़ी अगर कोई इक्विटी बेचता है तो आइदर दे हैव अ वेरी गुड बायर, और हमने देखा है कि इनफैक्ट इट इज वर्क इन फेवर की जैसे ही वो एक ओवरहैंग निकल जाता है कि आज आपके लॉक-इन में शेयर्स थे या जो कुछ थे और वो पीरियड निकल गया और आप एक बायर ढूंढ सके, तो वो एक ओवरहैंग निकल जाता है। सो मेरे हिसाब से वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस तरह के अच्छे मार्केट में आपका स्टॉक बेचे तो मेरे हिसाब से वो सबके हिसाब से बेहतर ही रहता है, लेकिन डेफिनेटली आपको एक नजर रखनी है कि कंपनी के अर्निंग्स पर और बाकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है एक्सेट्रा उस पर, बट ओवर मोर देन दैट आई एम नॉट टू बॉदर्ड बाय दिस। कहीं ऐसा तो नहीं शरद कि स्मार्ट मनी हल्के से निकल रही है और हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं शरद? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी वैसा है। मैं पर्टिकुलरली मैं बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता कि कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है। अगर वैल्यूएशंस मुझे कंफर्टेबल लग रही हैं तो मैं यूजुअली स्टे इन करता हूँ मार्केट्स में। और अभी जो वैल्यूएशन है, हालांकि कुछ पॉकेट्स हैं जो कंपैरेटिव वैल्यूएशन में एक्सपेंसिव बोल रहे कर रहे, बट मुझे लगता है पीक वैल्यूएशन से अभी भी हम काफी दूर हैं। और जिस टाइप की अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी इंडिया की एक्सपेक्टेड है और जैसे ही पूरा इंटरनेशनल प्लान प्ले आउट कर रहा है, मुझे लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करेगा। तो मैं अभी ये रिस्क नहीं देख रहा हूँ कि हम लोग शायद गलत हैंड्स में प्ले इन कर जा रहे हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर निकल जा रहे हैं और हम फंस जाएंगे। शरद, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आप वैल्यूएशन देखते हैं और बिजनेस देख रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि मैंने आज दिन में एक ट्वीट किया था कि बहुत ज़्यादा निट पिकिंग करने से या डेटा ओवरलोड कर लेने से आप ना बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए आपको इनसाइट चाहिए होती, डेटा नहीं। क्योंकि डेटा से तो आप कंफ्यूज होंगे और आप पेसिमिस्ट हो जाएंगे। जितना डेटा आप देखेंगे आपको लगेगा अरे बाप रे, दुनिया में पता नहीं क्या होने वाला है। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए आपको बहुत थोड़ा नॉइस कट करनी चाहिए। मानस जी नॉइस कट करते होंगे, आई एम श्योर। क्या खबर अखबार पढ़ते हैं नहीं मानस जी आप? बिल्कुल पढ़ते हैं सर। एक सर बताइए, आप चार्ट देखिए जरा, अखबार छोड़िए, आप सिर्फ चार्ट पढ़िए, अखबार मत पढ़िए। नॉइस है वो, क्योंकि उसमें ऐसा कहते हैं लोग कि जो चार्टिस्ट है ना उनको मैंने बोला नीरज मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैंने ये नहीं बोला मैं बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ये देखा ना, ये चार्टिस्ट की स्मार्टनेस होती, कैसे घुमाया। नहीं परफेक्ट है ये। बिग पिक्चर जरूर समझनी चाहिए, लेकिन फोकस हमेशा इस पे रहना चाहिए। तो मैंने तमाम जो प्रोज एंड कॉन्स इस मार्केट के हो सकते थे इस हाई पे खड़े बाजार में, जहां पे आपके मन में डर लगना चाहिए। राजेश जी इतना मुस्कुरा रहे हैं, राजेश जी क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं, बताइए राजेश अग्रवाल जी। नहीं, आपकी बात ऐसा लगी ना कि तो आपकी बात जो कही ना अपने मानस जी को कि, और मानस जी ने जिस तरीके से बात घुमाई कि मैं बिजनेस न्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ, लोकल न्यूज़ पढ़ता हूँ, उस पर हंसी आई मुझे कि किस तरीके से बात को संभाल लिया उन्हें, परफेक्ट टेक्निकल एनालिस्ट की तरह। सर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। मानस जी ना लखनऊ के हैं और मुझे पता है कि लखनऊ वाले लोग कैसे होते हैं। बहुत सही उन्होंने घुमा के मुझे दे दिया। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि मैंने कहा कि सारी उस चीज़ों को मैंने आप लोगों से समझा कि इस हाई पे खड़े हुए बाजार में किसी इन्वेस्टर को क्या मन में सवाल हो सकते हैं, डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए। तो ये तो हो गई बात कि कहाँ होगा। अब मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आके वही बात आ जाती है ना कि इतनी देर से ज्ञान दे रहे हो लेकिन करना क्या ये नहीं बता रहे हो आप। तो क्या करना है, एक्शन क्या होगा, ब्रेक के बाद बताएंगे। यानी स्टॉक पिक्स भी आपके लिए कुछ तो लेंगे ही अपने मेहमानों से। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका। बाजार का शिखर आसन, यानी बाजार ने टॉप बना लिया है, और क्या उस शिखर आसन के बाद आगे क्या होने वाला है, कैसे हुआ, ये सब हमने विस्तार से भी डिस्कस किया है। अब बारी है एक्शन की। समझ तो लिया बाजार, अब क्या करना ये भी तो जानना जरूरी है। तो हमारे चारों मेहमानों से मैं एक उनकी पसंद का स्टॉक जानना चाहता हूँ। शर्मिला जी आपसे शुरू करते हैं, क्या पसंद है आपको इस समय इस बाजार में हाई पे क्या खरीदेंगे आप? थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और मैंने कहा कि बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और आईटी ये ऐसे दो सेक्टर्स है जिनको जिनमें और बढ़त होगी तो हम मार्केट्स को और ऊपर के लेवल्स पे देखेंगे अगर उनसे कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ा तो
मैं फाइनेंशियल स्पेस से एक स्टॉक रेकमेंड कर रही हूँ, वो है M&M फाइनेंशियल। ऑफ कोर्स आई थिंक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक को देखें कि किस तरह से एक समय पे काफी निराशाजनक न्यूज थी, सेबी हैड कम डाउन हेवीली ऑन देम, और फिर वहां से उन्होंने उसमें से वो बाहर निकले और धीरे धीरे नंबर्स उनके बेहतर आने लगे। पिछले क्वार्टर के नतीजे बहुत अच्छे थे। तो ऑफ कोर्स मॉनसून की भी बात हो रही है, ये रूरल सेक्टर में खास करके ऑटो लोन्स देने का काम करती है ये कंपनी। लेकिन हमने देखा है कि हाल ही में दे आर आल्सो सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम प्योर ऑटो लोन्स, एमएसएमई वगैरह में भी एक वर्टिकल, क्योंकि एमएसएमई में ग्रोथ काफी है, तो वहां पर भी उनकी एंट्री वो अपने सॉर्ट ऑफ मजबूत कर रहे हैं वो वर्टिकल में। तो आई थिंक सभी चीजों को देखकर अगर उनकी आप ग्रोथ देखे, ट्रेजेक्टरी देखे, ओवरऑल एक टॉप डाउन व्यू देखे कि किस तरह से फाइनेंशियल स्पेस पॉइज्ड है, आगे के 3-4 महीने देखे, तो सभी चीजों को देखकर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप ऐड कर सकते हैं। और मेरे फर्स्ट टारगेट्स इसमें 380 के थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसमें मैं खाली इतना ऐड कर दूं कि 2-3 लोग बहुत इस पर बुलिश हैं। एक तो मैंने क्रिसिल की एक रिपोर्ट की थी, फिर एक MFI जो एसोसिएशन है उसकी की थी, और उन लोगों का ये कहना था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFC, माइक्रो फाइनेंस में ज़बरदस्त तेज़ी करंट फाइनेंशियल ईयर में, और इससे आगे भी 2-3 साल रहेगी। उनका मानना था कि इनका AUM कम से कम 30% ग्रो करेगा इस साल FY24 में, क्योंकि इनकी NPS बहुत कम हुए हैं, कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम हुई है, और एफिशिएंसी में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में बहुत लोग बुलिश हैं, और मॉर्गन स्टैनली ने भी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि वो बहुत बुलिश है इसको लेकर के। तो ये तो हुआ पहला महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जो शर्मिला जी को पसंद है। 380 के टारगेट आपके लिए है। मानस जी, आपको क्या पसंद है? देखिए, उससे पहले महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस मेरे को भी बहुत पसंद है, और मेरे भी टेक्निकल टारगेट 370 के आते हैं, तो बहुत आसपास है फंडामेंटल और टेक्निकल टारगेट। मेरा जो पिक है वो टाटा कंज्यूमर है नीरज जी। पैटर्न्स को देखिए, कहने को तो लगेगा कि 200 रुपए से 800 रुपए तक स्टॉक चल गया, लेकिन पिछले 2 साल से स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है। कंसोलिडेशन था 850 ऊपर की तरफ, 700 नीचे की तरफ, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, टेक्निकली इसे हम फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कहते हैं। तो टाटा कंज्यूमर में एक इन्वेस्टमेंट का बेट लेना चाहिए, हर करेक्शन पे खरीदारी करिए, स्पेशली जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ना फिसले। तो 760 रुपए आप ध्यान रखिए, उसके नीचे जब तक ना जाए तब तक हर गिरावट पे खरीदारी करिए। टेक्निकल टारगेट जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, उसके टारगेट 1075 के आते हैं, तो वो आपको टारगेट सेट करने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 6 से 8 महीने में हम वो टारगेट देख लेंगे। मानस, पिंक पेपर तो आप पढ़ते नहीं है, लेकिन व्हाइट पेपर में भी तो खबरें छपती होंगी बिजनेस वाली, वो तो पढ़ते होंगे। मैं स्किप कर जाता हूं। अच्छा, इसमें ये टाटा कंज्यूमर है ना, इनके जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे बहुत इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि उसमें अलग अलग सेगमेंट क्या देखिए। टाटा संपन्न के रिजल्ट देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटर थे। टाटा कॉफी जो कॉफी बेचते हैं स्टारबक्स की, उसका अकेले का रेवेन्यू 1000 करोड़ का था। ऐसे अलग अलग सेगमेंट में मैंने बोर्डरूम किया था इनका, तो बहुत ही ज़बरदस्त था, और उन्होंने कई सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कही थी। तो फंडामेंटली भी ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे टाटा कंज्यूमर। तो 1075 का टारगेट इसमें आपके लिए, 760 का स्टॉप लॉस रखिए, और हर गिरावट में बाई करिए। और FMCG तो वाकई मतलब जैसे टॉप सेक्टर है, हाई से हाई के बीच में अगर आप देखेंगे तो सबसे बेहतरीन रिटर्न FMCG ने दिया, और ITC और सब कमाल कर ही रहे। तो ये दूसरी पिक है आपके लिए। तीसरी पिक के लिए चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी, आपको क्या पसंद है? HDFC बैंक, अभी मानस भी शुरू में शो के चालू में बोल ही रहे थे। मुझे लगता है HDFC बैंक में ज्यादातर जो करेक्शन अभी आ रखी है और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है स्टॉक के चारों तरफ M&A को लेके, बट लार्जली मेरा ये मानना है कि मर्ज्ड एंटिटी सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। एक अग्रेसिव टारगेट्स हैं ब्रांच एडिशंस को लेके, बाकी बिजनेसेस को लेके, तो उसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। बैंक में अगर आप देखें तो AMC बिजनेस स्ट्रांग रहना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से स्ट्रांग रहना चाहिए, वैल्यूएशन अपटिक वो दोनों जगह से भी आनी चाहिए। रिटेल, MSME, कॉर्पोरेट बुक तीनों में ठीक ठाक ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं एटलीस्ट अगले 2-3 साल। NPS का प्रेशर वैसे भी जनरली HDFC में आता नहीं है। जो एक चीज मेरे हिसाब से पिछले 3-4 साल में मिसिंग थी वो थी एक अग्रेसिव इंटेंट। अब मर्ज एंटिटी काफी अग्रेसिवली ग्रो करने की प्लानिंग में है, तो उसका फायदा आपको नंबर्स में दिखेगा।
हो सकता है 1-2 महीना आपको थोड़ा सा लल रहे, क्योंकि मर्ज एंटिटी कैसे आती है सामने और क्या नंबर्स आते हैं नहीं आते हैं, कोई वन टाइम इफेक्ट आता है तो उसका फर्क आएगा, बट ज्यादा मैं कोई इम्पैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है अगर 3 टाइम जैसा कि स्टॉक अभी भी ट्रेड करता है, 3-3.25 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, और अगले 2 साल में ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, तो 150-200 रुपए बुक में आराम से ऐड होने चाहिए। तो उस हिसाब से 200 तो लगभग यहाँ से 500 से 600 रुपए की अपसाइड बननी चाहिए, तो 2000-2100 के लक्ष्य के हिसाब से एचडीएफसी बैंक। अच्छा, इसमें एक खबर मैंने पढ़ी थी, ब्लूमबर्ग ने जो छापी थी कि शायद 20 जुलाई के आसपास तक वो डेट आ जाएगी, जब अभी मतलब पक्का नहीं, उनका अनुमान था, उन्होंने जो अपनी रिसर्च करके लिखी होगी रिपोर्ट, कि 20 जुलाई शायद वो डेट हो सकती है जहाँ पे मर्ज एंटिटी के लिए रिकॉर्ड डेट या कुछ आ जाएगी। और 25 और 42 का मेरे ख्याल में रेशियो है ना, शायद 25-42 का रेशियो है ना, कि इसके 25 के 42 मिलेंगे, और दोनों ही कंपनियां रोबस्ट हिंदुस्तान। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प फैक्ट आपको बताऊं मैं, आपने तो खैर पढ़ाई को, मैं आपको क्या बताऊंगा। एचडीएफसी बैंक कॉरपोरेट इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी कह लीजिए या बैंक कह लीजिए, जिसने वेल्थ भी क्रिएट किया है, और जो टोटल प्रॉफिट बनाती थी टॉप 20-30 कंपनीज, उसमें से 75% शेयर इनका होता है। ये डेटा है, मतलब इतनी रोबस्ट कंपनी एचडीएफसी बैंक है, जिसने ज़बरदस्त किया। प्रकाश गाबा जी अपने यहाँ तो 10 रुपये से होल्ड किए हुए, जब ये आईपीओ आया था तब से उनके पास है, वो बेचते ही नहीं है। कोई कॉलर कुछ भी पूछो, कहते हैं मेरे पास तो है, मैं, आप मुझे बायस मान लीजिए, मैं नहीं बेच सकता इसको। तो इस तरह की कंपनी है या बैंक है एचडीएफसी, और अब उसमें एचडीएफसी लिमिटेड जो बड़ा वाला इसको कहते हैं वो इसमें मर्ज होगा। इस समय बहुत कॉर्पोरेट एक्शन चल रहे होंगे, आपने देखा उन्होंने क्रेडिला बेच दिया, जो उनकी एजुकेशन लोन की फर्म थी, एचडीएफसी ने बेचा उसको, 9,000 करोड़ शायद उसमें से आएंगे। तो ये हुई आपकी तीसरी पिक, एचडीएफसी बैंक। राजेश जी, कलकत्ता की कंपनी है क्या कोई? जी नहीं, मैं दिल्ली की कंपनी दे रहा हूँ। अच्छा। बल्कि भारत की कंपनी दे रहा हूँ, कलकत्ता की नहीं। आईआरसीटीसी के साथ जाना चाहूँगा। इतने दिनों की जो ट्रैवल बंद थी पैंडमिक वगैरह में, अब रिवेंज ट्रैवल के हिसाब से भले आप रेलवे स्टेशन चल जाओ या एयरपोर्ट चल जाओ, हर जगह आपको गजब की भीड़ नज़र आती है। आपने कई बोर्ड रूम में होटल्स वालों के साथ भी बात करी, सब जगह रूम रेंट बढ़े हुए हैं, वैकेंसीज नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों को दर्शा रही है कि आईआरसीटीसी एक अच्छा प्ले हो सकता है। इसके 4 डिविजन्स हैं, टिकट के, केटरिंग के, रेल नीर के और टूरिज्म के, और चारों ही बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। FY23 की अगर बात करी जाए तो रेवेन्यू जो आए ऑल टाइम हाई पे आए इस कंपनी के। बॉटम लाइन में 51% की बढ़त देखी गई। तेजस और वंदे भारत, ये 2 ऐसे नए प्रोडक्ट कह लीजिए या नई ट्रेन्स कह लीजिए जिस कारण से इनको फ़ायदा मिला है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से वंदे भारत में बढ़त हो रही है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी अच्छे नंबर्स होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिसीवेबल डेज थे, जो पहले इंडियन रेलवेज़ की तरफ से इनको पेमेंट मिलती थी, वो करीब 1 महीने के बाद मिलती थी। अभी 8.5% की जो पेमेंट है वो 1 दिन में मिल जाएगी, नेक्स्ट डे मिल जाएगी। तो इनके जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम होने वाली है। दूसरे, रेल नीर जो कि पानी का डिवीज़न है, उसमें 15 लाख लीटर की इस वक्त कैपेसिटी है, जो कि 2025 तक ये 18.5 लाख लीटर की कर देंगे। तो एक्सपेंशन वहाँ पे हो रहा है। टिकट और पानी, ये 2 में इनकी मोनोपोली है इस पूरे बिजनेस में। टूरिज्म पैकेजेस के हिसाब से जो इन्होंने टूरिस्ट वाला डिवीज़न चल रहा है वो बहुत अच्छी तरीक़े से लिया गया है कस्टमर के द्वारा, और डेट फ्री कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट 1.5 साल में आपने रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी देखी, वहीं आईआरसीटीसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। हमें लगता है कि अगर कोई 6 से 9 महीने तक स्टॉक को रखता है, टाइम होराइजन के साथ लेता है, तो 780 रुपये के टारगेट इसमें आ सकते हैं। कंपनी सर बहुत रोबस्ट है, जितना बड़ा इनके पास डेटा है वो अनबिलीवेबल है, किसी के पास नहीं उतना बड़ा, चाहे वो अमेजॉन हो, कोई भी उतना बड़ा डेटा किसी के पास नहीं है, क्योंकि कितने वर्षों, डेकेड्स का डेटा इनके पास है और बहुत डीप डेटा है। अगर इसको फ्री हैंड दे दिया जाए कि अपने हिसाब से आप खुल के बिजनेस करें, तो आप ये सोच नहीं सकते कि आईआरसीटीसी क्या क्या कर सकती है। इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बस खाली सरकारी दखल न करे कोई, तो ये कंपनी तो सचमुच वंडर। अच्छा, राजेश जी, ये वंडर कर चुकी है। लिस्टिंग के बाद इसने ना जो धुआंधार रैली दिखाई थी,
वो अगर आप इसमें डिस्काउंट करें तो इसने अल्टीमेट गेन लोगों को बना के दिए हैं और बहुत कम समय में। तो और अभी भी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है IRCTC में। और मैं एक बात बताऊं जी नीरज जी, आपने अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह की बात करी ना, तो इसमें जो कन्वर्शन रेशियो है ना, जैसे लोग आते हैं अमेजन की साइट पे, ये सामान देखते हैं, वो सामान देखते हैं और चले जाते हैं, कन्वर्शन रेशियो उतना नहीं है। बट IRCTC की वेबसाइट में कन्वर्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है। आप IRCTC की साइट में जब जाते हो तो ये सोच के ही जाते हो कि आपको आज कहीं जाना है, वहाँ के लिए आपको टिकट बुक करनी है। तो कन्वर्शन रेशियो बहुत हाई है इस कंपनी का। ये बिल्कुल सही कहा आपने सर, जाते इसलिए उसमें कि मुझे टिकट बुक करना, वरना तो मैं जाऊंगा नहीं। और सोचिए सिर्फ कंफर्मेशन वाले लोग उसमें इतने जाते हैं कि उनका डेटा बहुत ही रोबस्ट है। तो चौथी कंपनी है IRCTC, 780 का टारगेट 9 to 12 मंथ के लिए आप ले सकते हैं। तो 4 स्टॉक आपके सामने हमारे मेहमानों ने बताए, क्योंकि मन बहुत करता ना कि यार इतना ज्ञान तो हो गया, अब ज्ञान के आगे की कहानी ये है। तो 4 आपके लिए एक बढ़िया डिसेंट पिक्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, आप इनको रख सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इस हाई के मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए, साथ ही एक गिफ्ट भी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।